Hello everyone, this is the third lecture on general principles and processes of isolation of elements, and in this lecture few important topics. The first is by oxidation. As we have discussed in previous lecture that the metals can be extracted from their oxide by reduction, but there is a method in which the metal can also be extracted by oxidation. Even the non-metals can also be extracted by ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे हमको यही देखना है कि हम ऑक्सीडेशन से मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अभी तक आपको पता है हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे इन्वॉल्विंग द मेटलर्जी. पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में और उस मेटल ऑक्साइड से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय रिडक्शन. अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन से भी पढ़ेंगे कि हम ऑक्सीडेशन से कैसे मेटल्स या नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये टॉपिक हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स. तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे नॉन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन. तो हमारे पास एक एग्जांपल है द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन. जो ब्राइन होता है, ब्राइन क्या होता है? NaCl का सॉल्यूशन. सो आपको पता है इन ब्राइन सॉल्यूशन NaCl इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Na plus and Cl minus ion. Now you already know that aqueous chloride ion. So Cl minus is aqueous obviously. So on reacting it with water, क्योंकि water तो होगा ही उसमें. So what will it form? It will form Cl2 plus 2OH minus plus H2. So 2OH minus, that is aqueous. तो यहाँ पे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज 422 किलोजूल पर मोल. कितना होता है? लगभग 422 किलोजूल पर मोल. अब इस डेल्टा जी की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव है. नाउ हाउ कैन वी मेक इट नेगेटिव? तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि हम नेगेटिव कैसे इसको बना सकते हैं. तो आपको पता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. तो दिस इज स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी. सो यू कैन से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट. सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E नॉट. E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस NF. So that will be equal to the value of delta G naught. delta G naught की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, that is 422. यहाँ पे किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, that is 10⁻³ डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ n. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो ट्रांसफरिंग, that is 2. So 2 into Faraday's constant, that is 96500. So this is approximately 2.2 वोल्ट. So इसकी जो वैल्यू आ रही है लगभग 2.2 वोल्ट आ रही है, that is also नेगेटिव. तो आपको पता है कि जब E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो सकती है? तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. बट यहाँ पे ऑब्वियसली E नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. अब अगर आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? द वैल्यू ऑफ E नॉट मस्ट बी पॉजिटिव. एंड हाउ द वैल्यू ऑफ E नॉट कैन बी पॉजिटिव? इफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज मीन्स वोल्टेज is supplied, external voltage is supplied, and that should be greater than 2.2 volt. तो external voltage of greater than 2.2 volt is supplied. तो 2.2 volt से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा. उससे क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव है वो किस में आ जाएगी? वो पॉजिटिव में आ जाएगी. और जब E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी. तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये रिएक्शन हो पाएगी. अदरवाइज इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो आपके लिए ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी और आप क्लोरीन ऑब्टेन कर सकते हो. सिमिलरली द सेकंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. तो क्लोरीन का हम कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, इफ यू टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो पहले ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्वर को?
इसकी ओर से जनरली सिल्वर जो होता है वो भी सल्फाइड ओर में हमको मिलता है। तो आपको पता है सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन के लिए सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के लिए कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेशन करेंगे, उससे आपको प्योर ओर मिलेगी। प्योर ओर को अब हम क्या करते हैं, प्योर ओर को हम ट्रीट करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। प्योर ओर को हम ट्रीट करते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। तो NaCN के साथ ट्रीट करेंगे इसको। तो ये क्या फॉर्म करता है, NaAgCN होल ट्वाइस प्लस Na2S। तो यहां पे हमको क्या मिलता है, यहां पे आप देख सकते हो दिस इज सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फॉर्म होता है 1, और साथ में सोडियम सल्फाइड फॉर्म होता है। नाउ दिस रिएक्शन इज जनरली रिवर्सिबल। तो आपको पता है इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू रिमूव द Na2S। और Na2S को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, बाय सप्लाइंग द एयर। Na2 ऑक्सीडाइज हो जाता है Na2S, सो Na2S इज ऑक्सीडाइज टू Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से Na2S खत्म होगा, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हमको यहां से क्या मिला, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। नाउ दिस सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद जिंक। सो ऑन ट्रीटिंग इट विद जिंक व्हाट डू वी गेट, AgCN whole twice, we will get Na2ZnCN whole 4 प्लस Ag। सो इस तरीके से हमको यहाँ पे सिल्वर मिलता है इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में हमको सिल्वर मिल जाएगा बहुत इजीली। तो सिल्वर को हम इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओर। द नेक्स्ट इज द प्योरिफिकेशन। सो प्योरिफिकेशन हम कैसे करेंगे सिल्वर का, सो वी कैन यूज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो प्योरिफिकेशन के लिए हमने अभी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो प्योरिफिकेशन हम कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इस तरीके से आप प्योर सिल्वर ऑब्टेन कर सकते हो। नाउ देयर इज वन मोर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम, अगर आप सिल्वर को अर्जेंटी फेरस लेड, अर्जेंटी फेरस लेड जो होता है इसमें जो सिल्वर का कंटेंट होता है दैट इज वेरी लो, इसमें बहुत ही कम सिल्वर कंटेंट होता है। तो इससे जो सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है हम ओर की तरह नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 1% के आसपास सिल्वर होता है, 1% के आसपास इसमें सिल्वर होता है। अब इतना कम सिल्वर का कंटेंट होता है, इस वजह से हम इजीली इससे सिल्वर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ नाम है मेथड्स के, जैसे पार्क्स प्रोसेस या फिर पैटिंसन प्रोसेस। तो इन मेथड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिल्वर को। तो ये तो है आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। तो रिफाइनिंग किस तरीके से की जाती है क्रूड मेटल की। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल इज ऑल्सो नोन एज क्रूड मेटल। क्रूड मेटल का मतलब क्या होता है, क्रूड मेटल हम किसको बोलते हैं, क्रूड मेटल का मतलब होता है इम्प्योर मेटल जो होता है। अब ये इम्प्योर मेटल कहाँ है, इम्प्योर मेटल जो हमने अभी ऑब्टेन किया किससे, जब हम उसको उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हो सकती हैं। तो कुछ इम्प्यूरिटीज होने की वजह से वो क्योंकि प्योर नहीं होता है उसको आप क्रूड मेटल कह सकते हो। उस क्रूड मेटल को हमको प्योरीफाई करना होता है। दैट प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आपने अभी तक स्टेप समझे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल की जो ओर होती है उसको प्योरीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब इस ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके वहां से मेटल ऑब्टेन करते हैं। वो जो मेटल होता है उसमें कुछ इंप्यूरिटीज होंगी, और लास्ट प्रोसेस जो आपके पास है, लास्ट स्टेप, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। इंप्योर मेटल को
प्योर करने के लिए हम रिफाइनिंग का यूज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेथड्स हैं आपके पास रिफाइनिंग के, और फिर से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रिफाइनिंग के लिए हम जो मेथड्स यूज करते हैं, हम हर मेटल के लिए कोई भी रैंडम मेथड यूज नहीं करेंगे, सबसे सुटेबल मेथड जो होगा वही यूज करेंगे। तो जिस मेटल के लिए जो मेथड सुटेबल होगा उसके लिए हम वही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज डिस्टिलेशन। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है डिस्टिलेशन, जैसे हम डिस्टिलेशन ऑफ वाटर करते थे, तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो हाउ द डिस्टिलेशन इज डन। तो वहां पे हम क्या करते हैं, द मेटल इज हीटेड, द क्रूड मेटल इज हीटेड इन अ कंटेनर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हीट करना होता है मेटल को। तो इसका मतलब डिस्टिलेशन आपको उन मेटल्स के लिए करना है विच हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, जैसे जिंक हो गया और मर्करी। इन मेटल्स के लिए आप डिस्टिलेशन यूज करते हो। तो क्या होगा, डिस्टिलेशन करके क्या होगा, द वेपर ऑफ मेटल इज कलेक्टेड समवेयर एल्स। तो क्योंकि अगर आप हीट करोगे मेटल को तो मेटल की वेपर फॉर्म होगी, और उस वेपर को आप क्या करते हो, किसी दूसरी जगह कलेक्ट कर लेते हो। जबकि जो इंप्यूरिटीज होती है, इंप्यूरिटीज जो होती है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, तो इस वजह से इंप्यूरिटीज उसी कंटेनर में रह जाएंगी और मेटल की वेपर को आप किसी दूसरी जगह कलेक्ट करके कंडेंस कर सकते हो, और इस तरीके से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। सो डिस्टिलेशन इज क्वाइट इजी। द लिक्वेशन, दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी। अब लिक्वेशन मतलब लिक्विफाई करना पड़ेगा किसको, मेटल को। लिक्विफाई करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मेटल को हीट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे भी सेम अगेन वही चीज आती है कि किसके लिए ये मेथड सुटेबल होगा, ये उस मेटल के लिए सुटेबल होगा जिसके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, लो होंगे। तो जिन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं उनके लिए काफी अच्छा मेथड है। फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी हो गया, बिस्मथ हो गया। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनके लिए आप लिक्वेशन यूज कर सकते हो। अब लिक्वेशन में देखिए क्या करेंगे हम, लिक्वेशन में हम यूज करते हैं एक स्लोप पे, क्या करते हैं, जो क्रूड मेटल है उसको प्लेस कर देते हैं। नाउ दिस इज हीटेड स्लोली, स्लोली हम इसको हीट करते हैं। और आपको पता है क्योंकि जो मेटल है, मेटल का यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो मेटल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। और इस तरीके से इट विल कीप फ्लोइंग फ्रॉम द स्लोप, इस स्लोप से ये नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आप मेटल को कलेक्ट कर लोगे और जो इम्प्यूरिटीज हैं वो, क्योंकि वो अभी सॉलिड स्टेट में ही है, वो मेल्ट नहीं हुई हैं, तो इम्प्यूरिटीज ऊपर ही रह जाएंगी। तो इस तरीके से आप लिक्वेशन से मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हो। द नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इन दिस मेथड वी यूज द इलेक्ट्रिसिटी टू प्योरीफाई द मेटल। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, देयर इज अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी हैव इम्प्योर मेटल। यहां पे आपके पास एक इम्प्योर मेटल होगा, सपोज दिस इज इम्प्योर मेटल, दिस इज इम्प्योर मेटल। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और यहां पे वी हैव ऑन अदर साइड वी हैव अ थिन स्ट्रिप ऑफ, देयर इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप होगी। अब क्या होता है, जो ये इम्प्योर मेटल होता है, दिस इम्प्योर मेटल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो इट विल एक्ट एज एनोड। व्हाट इज इट, इट इज एनोड, ये एनोड है। और जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, इट इज कैथोड। तो ये हमारे पास कैथोड है। नाउ वी हैव इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऑब्वियसली मेटल का क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसके बाद बिना तो रिएक्शन होती नहीं है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और यहां पे एनोड पे क्या रखा है आपने, इम्प्योर मेटल है। नाउ व्हाट विल हैपन, मान लेते हैं कोई मेटल है M, तो इम्प्योर मेटल क्या करेगा एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे मान लेते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटल जो है, मेटल विल गेट ऑक्सीडाइज टू Mn+ and it will lose n electrons. Now n electrons will keep flowing in the circuit. Mn+ जो मेटल आयन हो गए ये किस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो व्हाट विल हैपन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो Mn+ है, जो मेटल आयन है, वो क्या करेगा, ये जो n इलेक्ट्रॉन्स आए हैं कहां से आए, वो सर्किट से फ्लो करेंगे और कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड पे। तो इट विल गेन दीज n इलेक्ट्रॉन्स एंड
फॉर्म द मेटल। और ये कहाँ पे होता है? कैथोड पे। तो मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे। तो धीरे धीरे मेटल यहां से निकलता रहेगा और कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। अब देखिए इस रिएक्शन में आपको कोई भी इंप्योरिटी नहीं दिख रही होगी। तो इंप्योरिटी के साथ क्या होता है? क्योंकि मेटल आयन बाय आयन, मेटल आयन एक एक करके क्या होते रहेंगे? वहां से निकलते रहेंगे। जो एनोड है, एनोड से मेटल आयंस वहां से निकल के कहां पे डिपॉजिट होते रहेंगे? ये डिपॉजिट होते रहेंगे कैथोड पे। तो धीरे धीरे मेटल आयंस कैथोड पे डिपॉजिट होते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटल। तो द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के साथ क्या होगा? तो इम्प्योरिटी के साथ तो कोई ऐसा प्रोसेस होता नहीं है। इम्प्योरिटीज को तो कैथोड्स की तरफ जाना नहीं है एनोड से। तो इम्प्योरिटीज क्या होंगी? जब मेटल आयन यहां से निकलते रहेंगे तो इम्प्योरिटीज क्या होती जाएंगी? यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएंगी। इसमें अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो इम्प्योरिटी के साथ तो कोई रिएक्शन कर नहीं रहा, तो इम्प्योरिटी यहाँ पे डिपॉजिट होती जाएंगी। दिस इम्प्योरिटी इज ऑल्सो नोन एज एनोड मड। इसको एनोड मड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनोड पे है। आपने इम्प्योर मेटल को एनोड पे रखा हुआ है और एनोड के नीचे ये इम्प्योरिटीज डिपॉजिट होती जाएंगी। इसको हम कहते हैं एनोड मड। तो इस तरीके से आपको कैथोड पे एक प्योर मेटल मिलेगा। यू वोंट गेट इम्प्योर मेटल हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। द नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। एक और मेथड है आपके पास, दैट इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। सो व्हाट हैपेंस इन जोन रिफाइनिंग? जोन रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं? जोन रिफाइनिंग में हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड एज कंपेयर टू द सॉलिड। जो सॉलिड मेटल है उसमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो इतना डिसॉल्व नहीं होती हैं जितना किसमें डिसॉल्व हो जाती है? लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाती हैं। हम इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो लिक्विड्स में ज्यादा डिसॉल्व होती हैं इम्प्योरिटीज और सॉलिड्स में कम डिसॉल्व होती हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एक जो बार होता है इम्प्योर मेटल का, सो दिस इज द बार ऑफ इम्प्योर मेटल। वी हैव इम्प्योर मेटल हियर। तो हमारे पास ये इम्प्योर मेटल है। नाउ दिस इम्प्योर मेटल इज हीटेड। इस इम्प्योर मेटल को हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोलिंग। एक रोलिंग हीटर हमारे पास होता है जिसमें आपकी इंडक्शन कॉइल्स होती हैं और इसको हम एक तरफ से हीट करते जाएंगे। तो जब हम इसको हीट करते जाते हैं तो यहां पे मान लेते हैं हमने यहां पे हीट किया तो एक तरफ से, और ये मूविंग होता है। जो आपके पास इंडक्शन कॉइल होती है ये इसके चारों तरफ होती हैं और ये मूव करती रहती हैं आगे की तरफ। तो इससे क्या होगा? देखिए सपोज हमने यहां से इसको हीट करना शुरू किया, ये हीट होगा और मेल्ट होगा तो इसमें क्या होगी? बहुत सारी इंप्योरिटीज डिसॉल्व हो जाएंगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो पीछे वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा और आगे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया आपका मॉल्टन जोन। अब क्या होगा? जैसे जैसे पीछे वाला जो पार्ट था जो सॉलिडिफाई हो रहा है उसमें जो इंप्योरिटीज हैं वो मॉल्टन जोन में ज्यादा डिसॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मॉल्टन मेटल में जो इंप्योरिटीज होती हैं वो ज्यादा क्या होती हैं? सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड मेटल। यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मॉल्टन मेटल में ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं तो इसकी इंप्योरिटीज ज्यादातर किस में आ जाएंगे? इस मॉल्टन जोन में आ जाएंगे। अब जैसे जैसे हम इस इंडक्शन कॉइल को धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते रहते हैं तो मॉल्टन जोन शिफ्ट होता जाता है और इन दी एंड कहां पर पहुंच जाता है? इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। अब यहां पे देखो, क्योंकि इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा तो वैसे ही जो मॉल्टन जोन में सारी इंप्योरिटीज किसमें मिक्स होती रहेंगी? मॉल्टन जोन में ज्यादा इंप्योरिटीज आती रहेंगी और धीरे धीरे करके मॉल्टन जोन, क्योंकि यहां हमने शिफ्ट कर दिया तो इंप्योरिटीज एक कॉर्नर पे आ जाएंगी। अब यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे और इस तरीके से जो इंप्योर मेटल है उसको हम प्योरीफाई कर लेंगे और सारी इंप्योरिटीज एक कॉर्नर पे आ जाएंगी। इन दी एंड इस कॉर्नर पे जो पार्ट होगा इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि इसमें केवल मैक्सिमम इंप्योरिटीज हैं, इसमें मेटल की क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसको हम कट करके अलग से सेपरेट कर देते हैं और बाकी का जो पार्ट है आपको प्योर मेटल इजीली मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जोन रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट आपके पास है वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं? तो वेपर फेज रिफाइनिंग दो कंडीशंस में होता है। इसके लिए आपको दो कंडीशंस चाहिए। इन दो कंडीशंस के बिना वेपर फेज रिफाइनिंग पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट आर दीज टू कंडीशंस? ये दो कंडीशंस क्या क्या हैं? द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द metal should form a compound which is volatile, and the second, this volatile compound should be easy to convert into metal again.
तो दो कंडीशंस हैं। पहली चीज कि जो मेटल है आपका, उस मेटल को एक कंपाउंड फॉर्म करना है जो कि वोलेटाइल होना चाहिए। तो सबसे पहले मेटल ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर पाए जो कि क्या हो, वोलेटाइल हो। और दूसरा, वोलेटाइल मतलब वो इजीली वेपर फॉर्म कर पाए। और दूसरा कि ये जो कंपाउंड उसने फॉर्म किया है, इस कंपाउंड से हम इजीली वापस मेटल को फॉर्म कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि अगर एक बार मेटल ने ये वोलेटाइल कंपाउंड तो फॉर्म कर लिया, लेकिन इस कंपाउंड से फिर आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वेपर फेज रिफाइनिंग का हमारे पास कोई फायदा नहीं है। तो आपको इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ निकल, तो निकल के लिए हम यूज करते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। निकल के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मॉन्ड्स प्रोसेस। तो मॉन्ड्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकल इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड नाउ एट अराउंड 333 केल्विन। सो निकल विल फॉर्म टेट्रा कार्बोनिल निकल NiCO4। अब यहां पे इसने टेट्रा कार्बोनिल निकल फॉर्म किया है, इट इज वोलेटाइल। ये इजीली क्या कर लेता है, वेपर फॉर्म कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, निकल को जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, जो इम्प्योर निकल होगा, तो वो तो टेट्रा कार्बोनिल निकल फॉर्म कर लेगा और इजीली वेपर फॉर्म कर लेगा। अगेन इस वेपर को आप कहीं और इजीली कलेक्ट कर सकते हो और जो इंप्यूरिटीज होंगी वो वहीं रह जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहला तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म कर पाए। वोलेटाइल कंपाउंड तो इसने फॉर्म कर लिया, लेकिन इसमें जो निकल है, क्योंकि ये टेट्रा कार्बोनिल निकल बन गया, अब ये निकल नहीं रहा, तो यहां से निकल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होना चाहिए। क्योंकि अगर डिफिकल्टी होंगी तो फिर से हमको फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो दूसरी कंडीशन मैंने बताई वो भी फॉलो होनी चाहिए। तो इससे जो निकल को सेपरेट करना है आपके लिए वो बहुत इजी है। जैसे NiCO4 है आपके पास, तो इसको अगर आप हीट करते हो अराउंड 453 टू 473 केल्विन के आसपास, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+4CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, इससे इजीली सेपरेट हो जाता है और इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो निकल। प्योर निकल को आप ऑब्टेन कर सकते हो इस प्रोसेस से। तो आई होप कि आपको ये मेथड जो है वेपर फेज रिफाइनिंग, ये भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, दैट इज नोन एज वैन आर्कल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज आर्कल मेथड। इसको हम यूज करते हैं फॉर रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, जिरकोनियम या टाइटेनियम को हम ट्रीट करते हैं आयोडीन के साथ। तो इम्प्योर जिरकोनियम या टाइटेनियम जो होगा, इट विल फॉर्म आयोडाइड, तो करस्पॉन्डिंग आयोडाइड फॉर्म करेंगे। उसी तरीके से आप टाइटेनियम आयोडाइड फॉर्म करेगा, तो इट इज अराउंड 223 केल्विन। तो लगभग इतने पे आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइटेनियम आयोडाइड मिल जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं, क्योंकि एक मेथड तो हो गया, तो द फर्स्ट स्टेप हमारा यही काम था कि एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करना जो कि वोलेटाइल हो। तो वोलेटाइल कंपाउंड तो फॉर्म कर लिया हमने। अगेन जो वेपर फॉर्म होगी इसको आप दूसरी जगह कलेक्ट कर लोगे और अब क्या करेंगे, इसको वापस इससे जिरकोनियम और टाइटेनियम हम ऑब्टेन करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, ZrI4। तो इसको आप हीट करते हो अराउंड 1700 टू 1800 केल्विन पे। तो ये क्या फॉर्म करता है, Zr+2I2। तो जो आपका वोलेटाइल कंपाउंड मिलता है उसको अगेन आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो हीट करके जिरकोनियम और आयोडीन सेपरेट हो जाता है। दैट इज नोन एज वैन आर्कल मेथड। उसी तरीके से आप टाइटेनियम के लिए भी करोगे, टाइटेनियम+2I2। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्स 1700 टू 1800 केल्विन टेम्परेचर। सो इट विल फॉर्म टाइटेनियम+2I2। तो इस तरीके से आप वैन आर्कल मेथड से सेपरेट कर सकते हो किसको, जो प्योर मेटल है उससे इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो वेपर फेज रिफाइनिंग है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम पहले क्या करते हैं, मेटल से एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि वोलेटाइल हो। वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म होगा तो इंप्योरिटीज वहीं रह जाएंगी। मेटल तो वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म करके वेपर फॉर्म कर लेगा और उस वेपर को कलेक्ट करके आप फिर क्या करते हो, इस वोलेटाइल कंपाउंड को कन्वर्ट करते हो, ब्रेक करते हो, ताकि आपको मेटल मिल जाए। तो दिस इज वेपर फेज रिफाइनिंग। द नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो नेक्स्ट मेथड जो आपके पास है दैट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11th में। यहाँ पे हम क्या करते हैं,
क्रोमेटोग्राफी, जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, उसका आप यूज कर सकते हो। तो आपको पता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस की जो एड्सॉर्ब होने की कैपेबिलिटी है किसी एड्सॉर्बेंट में, वो अलग अलग होती है। तो जिसकी ज्यादा एड्सॉर्ब होने की कैपेसिटी होती है वो पहले एड्सॉर्ब हो जाएगा, जिसकी कम होती है वो बाद में एड्सॉर्ब होगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो बाय क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो ये तो थे आपके पास द मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ये सारे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं क्रूड मेटल को रिफाइन करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए। द लास्ट टॉपिक दैट यू हैव इज यूजेस ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड सिल्वर। So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.